जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हिंदी भाषा साहित्य संबंधी प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आए हैं उन पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। भाषा विज्ञान संबंधी क्वेश्चन के संदर्भ में देखिए, जो प्रीवियस के हमने 25 क्वेश्चन इनसे रिलेटेड किए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में थे वो। अब यहाँ पे देखिए 26 नंबर से जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि देवनागरी लिपि में मूल लिपि के चिन्ह कितने हैं। यूके SSC LT में ये क्वेश्चन आया है कि जो देवनागरी लिपि है उसमें मूल लिपि चिन्ह है कितने, 44 है, 46 है, 45 है, उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जो देवनागरी लिपि है उसमें मूल लिपि चिन्ह 45 है। कितने हैं? 45 चिन्ह। देवनागरी लिपि का विकास कहाँ से हुआ? तो ब्राह्मी लिपि से हुआ। कुल मूल लिपि चिन्ह 45 है। और ब्राह्मी लिपि जो विकसित हुआ, ब्राह्मी लिपि की जो उत्तरी शैली वो 4 से लेकर 5वीं सदी में गुप्त लिपि तथा गुप्त लिपि से 6ठी सदी में ये कुटिल लिपि में विकसित हुई। तो ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शैली 4वीं से 5वीं सदी में गुप्त लिपि से 6ठी में कुटिल लिपि, इसी कुटिल लिपि से 9वीं सदी के लगभग नागरी के प्राचीन रूप का विकसित रूप जिसे हम प्राचीन नागरी कहते हैं। देवनागरी लिपि एक भारतीय लिपि है और कैसे लिखा जाता है? बाएं से दाएं। हम लोग कैसे लिखते हैं? बाएं से दाएं। देवनागरी लिपि में कुल 52 अक्षर है जिसमें 13 स्वर है, 39 व्यंजन। देवनागरी लिपि एक अक्षरिक अक्षर वाला लिपि है। देवनागरी की वर्णमाला का वर्णक्रम वैज्ञानिक है। देवनागरी में एक वर्ण के लिए एक ही ध्वनि प्रयोग किया जाता है, अर्थात प्रत्येक अक्षर उच्चारित होते हैं। देवनागरी की पहचान एक क्षैतिज रेखा से है जिसे शिरोरेखा कहते हैं। तो जब भी हम कुछ लिखते हैं ना, जैसे मान लीजिए हमने यही देवनागरी ही लिखा, तो देवनागरी लिखने के बाद ये जो खड़ी पाई खींचते हैं इसको शिरोरेखा कहते हैं। तो यहाँ पे सारी विशेषताएं आपको बता दी गई देवनागरी लिपि के बारे में कि मूल लिपि चिन्ह 45 है, ब्राह्मी लिपि से विकसित हुआ, फिर उत्तरी शैली 4 से 5वीं में गुप्त लिपि से 6ठी में कुटिल, और कुटिल 9वीं सदी में लगभग प्राचीन रूप में प्राचीन नागरी से। फिर ये भारतीय लिपि है, बाएं से दाएं लिखा जाता है, 52 अक्षर टोटल होते हैं जिसमें 13 स्वर, 39 व्यंजन। एक अक्षरित लिपि है, वैज्ञानिक वर्णक्रम पद्धति है और हर एक अक्षर के लिए एक ध्वनि प्रयोग में आता है और शिरोरेखा क्षैतिज रेखा होती है। तो ये कुल मिला के देवनागरी के बारे में पूरा दिया गया था। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि जो खड़ी बोली का एक नाम यह भी है, तो हम खड़ी बोली को एक और नाम से संबोधित करते हैं और ये देखिए कई बार क्वेश्चन आया है। तो हम खड़ी बोली को कौरवी कहते हैं। खड़ी बोली का एक अन्य नाम कौरवी भी है। यह नाम कौरवी दिया किसने? ये देखिए इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपको कौरवी पता है, लेकिन खड़ी बोली का एक नाम कौरवी देने वाला व्यक्ति कौन था? तो वो राहुल सांकृत्यायन जी है। खड़ी बोली जो है ये आया कहाँ से? सौरसेनी अपभ्रंश की उपभाषा। तो सौरसेनी उपभ्रंश की उपभाषा है पश्चिमी हिंदी, और पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली है खड़ी बोली। हरियाणवी है, दक्कनी है, ब्रजभाषा, बुंदेली तथा कन्नौजी ये पश्चिमी हिंदी की अन्य बोलियां हैं। तो कुल मिला के पश्चिमी हिंदी में आप देखिए खड़ी बोली तो है ही, सौरसेनी अपभ्रंश की उपभाषा जो पश्चिमी हिंदी की कुल बोलियों में हरियाणवी भी आता है, दक्खनी भी आता है, ब्रजभाषा आता है, बुंदेली आता है, कन्नौजी आता है। बाकी खड़ी बोली हमने देख ही लिया। अवधी भाषा का मुख्य केंद्र क्या है? तो ये जब भी अवधी भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन है कि अवधी भाषा का मुख्य केंद्र क्या है? आगरा, अयोध्या, मेरठ, मथुरा। तो अवधी जो है ये अवध में, अयोध्या में बोला जाता है। अवधी भाषा का मुख्य केंद्र अवधी या अयोध्या है। इसी क्षेत्र विशेष के आधार पर इसका नामकरण हुआ। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये तीनों ही अर्धमागधी अपभ्रंश की पूर्वी हिंदी उपभाषा के तहत आते हैं। देवनागरी लिपि को, जो देवनागरी लिपि है, देवनागरी लिपि को भी कहा जाता है। तो देवनागरी लिपि को क्या कहा जाता है? देवनागरी लिपि को लोकनागरी लिपि भी कहा जाता है। देवनागरी लिपि को लोकनागरी लिपि भी कहा जाता है। देवनागरी को प्रायः नागरी नागर देवनागर भी कहा जाता है। तो जो देवनागरी लिपि उसको लोकनागरी लिपि भी कहते हैं। देवनागरी को प्रायः नागर देवनागर भी कहा जाता है। नागरी लिपि को लोकनागरी नाम देने का श्रेय, तो देखिए नागरी जो लिपि है इसको लोकनागरी नाम देने का श्रेय आचार्य विनोबा भावे को जाता है। ब्राह्मी को उत्तरी शैली से 4 से 5वीं सदी में गुप्त लिपि तथा 6ठी में कुटिल लिपि विकसित हुई। इसी कुटिल लिपि से 9वीं सदी के लगभग नागरी के प्राचीन रूप का विकसित रूप देखने को मिला। देवनागरी लिपि का सबसे पहले प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट 7 से 8वीं सदी में एक शिलालेख में किए थे। बी भाषा का क्षेत्र है, यहाँ पे देखना है कि बी भाषा का क्षेत्र है उपभाषा, बोली, लिपि भाषा से अधिक विस्तृत। तो किसमें? तो बोली। बी भाषा का क्षेत्र बोली से अधिक विस्तृत होता है। बोली बहुत ही
सीमित दायरे में होती है उससे विकसित रूप होता है विभाषा का। तो विभाषा का क्षेत्र भाषा से कम व्यापक एवं बोली से अधिक होता है। एक प्रदेश में अथवा प्रदेश के भाग में सामान्य बोलचाल साहित्य आदि के लिए प्रयोग में आने वाली भाषा को विभाषा कहते हैं। इसे क्षेत्रीय भाषा भी कहते हैं। ब्राह्मी लिपि जो है, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किसने शुरू किया? देव, वैदिक आर्यों, शारदा, नागरी। तो ब्राह्मी लिपि का जो प्रयोग है वो वैदिक आर्यों के द्वारा। ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति के संदर्भ में विद्वानों में मतभेद है। जगत मोहन वर्मा वैदिक चित्रलिपि से ब्राह्मी को व्युत्पन्न मानते हैं, अतः दिए गए विकल्पों में विकल्प सी वैदिक आर्यों से संगत उत्तर है, सही है। तो ये है जगत मोहन वर्मा। देवनागरी लिपि की विशेषता क्या है? देवनागरी की लिपि की विशेषता इसमें क्या है? तो वर्णमाला ध्वनि वैज्ञानिक पद्धति के बिल्कुल अनुरूप है। देवनागरी लिपि की विशेषता यह है कि इसके वर्णमाला ध्वनि वैज्ञानिक पद्धति के बिल्कुल अनुरूप है। देवनागरी जो लिपि है इसकी विशेषता यह है कि इसके वर्णमाला ध्वनि वैज्ञानिक पद्धति के बिल्कुल अनुरूप है। देवनागरी लिपि में स्वर अथवा व्यंजन को क्रमबद्ध रूप में लिखा गया है। पहले स्वर आते हैं, इसके बाद व्यंजन आते हैं, अंत में संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ, स्र आते हैं। भोजपुरी का मुख्य केंद्र क्या है? मुरादाबाद, बिजनौर, दिल्ली, भोजपुर। तो देखिए भोजपुरी जो है उसका मुख्य केंद्र यदि देखें तो भोजपुरी का मुख्य केंद्र है भोजपुर। ये बिहार का एक छोटा सा इलाका जिसके आधार पर इसका नाम पड़ा था। भोजपुरी और मगही, मैथिली, मागधी अपभ्रंश से ही विकसित बिहारी हिंदी। तो भोजपुरी, मगही, मैथिली ये मागधी अपभ्रंश से विकसित बिहारी हिंदी उपभाषा की प्रमुख बोलियां हैं। भोजपुरी मुख्य रूप से भोजपुर, शाहाबाद, गोरखपुर, देवरिया, गाजीपुर, बलिया, बनारस यहीं सब बोली जाती है। तो यहाँ पे आपको ये प्लेस भी ध्यान रखना है कि जो भोजपुरी का प्लेस है भोजपुर, शाहाबाद, गोरखपुर, देवरिया, गाजीपुर, बलिया, बनारस। भारत की ज़्यादातर लिपियाँ किस लिपि से निकलती है? तो ये ब्राह्मी से। भारत की ज़्यादातर लिपियों का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। प्राचीन भारत में दाएं से बाएं यानी ये दाएं से बाएं लिखी जाने वाली थी खरोष्टी लिपि, तथा बाएं से दाएं जो है ब्राह्मी लिपि लिखा जाता है, जिसमें से खरोष्टी लिपि का क्षेत्र बहुत ही सीमित है, पंजाब कश्मीर तक। किस लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए एक चिन्ह निर्धारित किया गया है? तो इससे पहले भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। किस लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए एक? तो ये है देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि की खासियत यही है कि यह एक वैज्ञानिक लिपि, इसमें प्रत्येक ध्वनि के लिए एक ही चिन्ह निर्धारित होता है। नागरी लिपि वर्णनात्मक है, इसके वर्णों का लेखन तथा उच्चारण समान है। वर्ण संकेतों की सहायता से भाव विचार की अभिव्यक्ति है। वर्ण के संकेत के माध्यम से जो भाव विचार की अभिव्यक्ति है वो लिपि के माध्यम से होता है। तो वर्ण संकेतों की सहायता से भाव विचार की अभिव्यक्ति लिपि कहलाती है। ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वह भी लिपि कहलाती है। तो वर्ण संकेत से भाव प्रकट करना या चिन्हों के माध्यम से, दोनों ही लिपि है। हिंदी शब्द मूलतः है, हिंदी शब्द जो है ये मूलतः है। तो हिंदी शब्द मूलतः क्या है? हिंदी शब्द मूलतः फारसी का है। हिंदी शब्द मूलतः फारसी का है। हिंदी व्याकरण की दृष्टि से विशेषण है। हिंदू शब्द फारसी है, जो संस्कृत शब्द सिंधु का फारसी रूपांतरण है। संस्कृत के सिंधु का ईरानी में हिंदू हो गया, जो सिंधु नदी के आसपास के प्रदेश के अर्थ में प्रयुक्त होता है। हिंद शब्द में विशेषार्थक प्रत्यय इक जोड़ने से हिंदी शब्द बना है, जिसका अर्थ है हिंद का। कालांतर में का लुप्त हो जाने से हिंदी शब्द बना। लिपि की भूमिका, यहाँ पे देखिए क्या भरना है आपको। लिपि की भूमिका मौखिक भाषा की आत्मा को शरीर प्रदान करने जैसी है। तो लिपि की भूमिका मौखिक भाषा की आत्मा को शरीर प्रदान करने जैसी है। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार लिखित भाषा में मूल ध्वनि के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं वे भी वर्ण कहलाते हैं, पर जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। उपभाषाओं के अंतर्गत हिंदी में कितनी बोलियां आती हैं? तो वो हैं 17। हिंदी क्षेत्र की समस्त बोलियों को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। इन वर्गों को उपभाषा कहते हैं। हिंदी क्षेत्र की जो समस्त बोली उनको 5 भागों में क्लासिफाई किया गया। इन वर्गों को उपभाषा कहते हैं। इन उपभाषाओं के तहत हिंदी की कुल 17 बोलियां आती हैं, जिनमें कौरवी, हरियाणवी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, ब्रजभाषा। अब देखिए जो 5 भागों में विभक्त है उन 5 में कौरवी, हरियाणवी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी, कुमाऊनी, गढ़वाली, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आदि। कहीं कहीं इनकी संख्या 18 भी मानी जाती है। हिंदी भाषा की आदि जननी है, तो हिंदी भाषा की आदि जननी संस्कृत है। हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। संस्कृत पाली प्राकृत भाषा से उत्पत्ति होती हुई अपभ्रंश तक पहुंचती है, फिर अपभ्रंश अवहट से गुजरती हुई प्राचीन प्रारंभिक हिंदी का रूप लेती है। विशुद्धता हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ अपभ्रंश से माना जाता है। हिंदी विश्व की कितनी भाषाओं में से एक है? हिंदी जो है ये विश्व की कितनी भाषाओं में से एक है?
तो ये है 6000। दुनिया में एक अनुमान के मुताबिक 6800 के करीब भाषाएं हैं। तो दुनिया में एक अनुमान के मुताबिक 6800 के करीब भाषाएं हैं, जिनमें से हिंदी भी एक है, अतः विकल्प बी 6000 वाला सही होगा। देवनागरी लिपि कैसे लिखी जाती है? तो जो देवनागरी लिपि लिखी जाती है वो कैसे लिखी जाती है? बाईं से दाईं ओर लिखते हैं। देवनागरी लिपि जो है ये इस तरीके से ही लिखा गया देवनागरी लिपि में ही। तो ये देखिए बाईं से दाईं ओर लिखा गया, ना कि इधर से इधर लिखा गया है। तो देवनागरी लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। देवनागरी लिपि का विकास 9वीं सदी में ब्राह्मी लिपि से हुआ। देवनागरी लिपि का पहला प्रयोग जो हुआ था ये गुजरात राज्य में मिलता है और पहला शिलालेख गुजरात नरेश जयभट्ट 7 से 8वीं सदी के एक शिलालेख में मिलता है। तो बाएं से दाएं लिखा जाता है। 9वीं सदी में ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ और इसका जो पहला प्रयोग है ये 7वीं 8वीं में ही गुजरात नरेश जयभट्ट और पहला प्रयोग गुजरात में ही देखने को मिलता है। भारत की संविधान सभा में 9 सितंबर 1949 को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची और अनुच्छेद 343 क्लॉज 1 में हिंदी को राजभाषा और देवनागरी लिपि को मान्यता दी गई। कार्यालयी हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? जो कार्यालय की हिंदी की भाषा होती है वो कार्यालयी हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए इनमें? तो अभिधात्मक। कार्यालयी हिंदी की भाषा अभिधात्मक होनी चाहिए। अभिधात्मक भाषा प्रयोग का तात्पर्य अभिधामूलक भाषा से है, जहाँ किसी शब्द का सामान्य अर्थ ग्रहण किया जाए। शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति शब्द शक्ति कहलाती है। हिंदी व्याकरण में शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, जिनमें अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। शब्द को सुनते अथवा पढ़ते ही श्रोता या पाठक उसके सबसे सरल प्रचलित अर्थ को बिना अवरोध के ग्रहण करता है, वह अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का सही कालक्रम क्या है? तो ये 500 से 1000। मध्यकालीन भारतीय जो आर्य भाषा है उसका काल 500 ईस्वी पूर्व से 1000 तक माना जाता है। भारतीय आर्य भाषा समूह को कालक्रम के दृष्टि से निम्न 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 2000 से 500 ईस्वी तक, जिनमें वैदिक संस्कृत 2000 से 800 तक, संस्कृत अथवा लौकिक 800 से 500। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा 500 से 1000 ईस्वी और मध्यकालीन में ही पाली, प्राकृत, अपभ्रंश ये आते हैं। तो पाली प्रथम प्राकृत, प्राकृत द्वितीय, अपभ्रंश तृतीय। तो 500 से 1 से 500 ईस्वी, 500 से 1000। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1000 ईस्वी से अब तक। नागरी लिपि को किस नाम से जाना जाता है? तो इनमें नागरी लिपि को नंदी नागरी नाम से जाना जाता है। नागरी लिपि परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो नागरी लिपि परिषद की स्थापना 1975 ईस्वी में नई दिल्ली में। नंदी नागरी लिपि की दक्षिणी शैली है। नंदी नागरी जो है नागरी लिपि की दक्षिणी शैली, नंदी नागरी में लिखी शिलालेख और पांडुलिपि दक्षिण भारत के पश्चिमी भागों में भी प्राप्त हुए हैं। इसी कारण नंदी नागरी को नागरी की दक्षिण शैली भी कहते हैं। माधवाचार्य की कुछ पांडुलिपियां नंदी नागरी में ही प्राप्त हुई हैं। भोजपुरी जो बोली है, तो भोजपुरी बोली का नाम किस गांव के आधार पर पड़ा? यानी जो ये भोजपुरी बोली है इसका नाम किस गांव के आधार पर पड़ा है? तो भोजपुर। भोजपुरी बोली का नाम भोजपुर गांव के आधार पर पड़ा। भोजपुरी को मल्लिका, काशिका, बनारसी आदि नामों से भी जाना जाता है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भोजपुर गांव से तो आप गेस भी लगा सकते हैं, लेकिन भोजपुरी को मल्लिका भी कहते हैं, काशिका कहते हैं, बनारसी भी कहते हैं। भोजपुरी भाषा का नामकरण बिहार राज्य के आरा शाहाबाद जिले में स्थित भोजपुर नामक गांव के नाम पर हुआ। मध्यकाल में इस स्थान को मध्य प्रदेश के उज्जैन से आए भोजवंशी परमार राजाओं ने बसाया था। उन्होंने अपनी इस राजधानी को अपने पूर्वज राजा भोज के नाम पर भोजपुर रखा था। मागधी अपभ्रंश से ही विकसित बिहारी हिंदी में, तो जो मागधी अपभ्रंश उससे विकसित बिहारी हिंदी में 3 बोलियां जो है उसमें भोजपुरी, मगही और मैथिली आता है। जो पश्चिमी हिंदी है, पश्चिमी पहाड़ी किस उपभाषा के तहत आते हैं? तो पश्चिमी पहाड़ी किस उपभाषा के तहत आती हैं? पहाड़ी, बिहारी, राजस्थानी, पूर्वी हिंदी। तो यहाँ पे देखिए जो पश्चिमी पहाड़ी उपभाषा के तहत आती हैं। पश्चिमी पहाड़ी उपभाषा के तहत आती हैं। पश्चिमी जो पहाड़ी है ये पहाड़ी जो उपभाषा उसके तहत आती हैं। और पहाड़ी उपभाषा जो है ये खस तथा पैसाची अपभ्रंश दोनों से विकसित मानी जाती है। किस भाषा को आरंभ में पिंगल नाम दिया गया? तो शुरुआत में ऐसी कौन सी भाषा है, चाहे वो ब्रज हो, खड़ी बोली, भोजपुरी, अवधी, इनमें से कौन सा है जिसको शुरुआत में पिंगल कहा गया था? तो ये पिंगल कहा गया था शुरुआत में ब्रज भाषा को। पिंगल भाषा राजस्थानी मिश्रित, देखिए राजस्थान का जो मिक्सअप लैंग्वेज है ब्रज भाषा, तो उसी को कह रहे हैं कि पिंगल भाषा जो है राजस्थान का जो मिश्रित ब्रज भाषा है उसी को कहते हैं। पिंगल शैली में श्रृंगार प्रधान रचनाएं अधिक रची गई। डिंगल और पिंगल दोनों ही शैलियों के नाम हैं, भाषाओं के नहीं। पृथ्वीराज रासों की रचना डिंगल में की गई है।
भाषा की विशिष्ट ज्ञान कौन कराता है? तो भाषा का विशिष्ट ज्ञान कौन कराता है इनमें से? वो है भाषा विज्ञान। भाषा का विशिष्ट ज्ञान भाषा विज्ञान कराता है। भाषा विज्ञान में भाषा की उत्पत्ति, स्वरूप, विकास आदि का वैज्ञानिक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है। भाषा के मुख्यतः 4 तत्व होते हैं: ध्वनि, शब्द, वाक्य और अर्थ। भाषा विज्ञान अध्ययन के लिए सामग्री कहाँ से ग्रहण करता है? जो भाषा विज्ञान है यह अध्ययन के लिए सामग्री कहाँ से ग्रहण करता है? प्रचलित भाषा और साहित्य से। भाषा विज्ञान अध्ययन के लिए सामग्री प्रचलित भाषा तथा साहित्य से ग्रहण करता है। साहित्य और भाषा विज्ञान दोनों एक दूसरे के सहायक होते हैं। छत्तीसगढ़ी बोली किस प्रदेश में बोली जाती है? तो इनमें जो छत्तीसगढ़ी बोली है वो किस प्रदेश में बोली जाती है? छत्तीसगढ़ी बोली मध्य प्रदेश में बोली जाती है। यह अर्धमागधी अपभ्रंश की उपभाषा पूर्वी हिंदी की बोली है। छत्तीसगढ़ी का अन्य नाम खलटाही तथा लारिया भी है। एक व्यक्ति द्वारा अपने भावों और विचारों को दूसरे के सामने प्रस्तुत करने हेतु जो ध्वनि संकेत हेतु भाषा का प्रयोग किया जाता है वो है मौखिक अभिव्यक्ति। मौखिक अभिव्यक्ति हेतु एक व्यक्ति अपने भावों को प्रकट करने के लिए ध्वनि संकेतों के रूप में भाषा का प्रयोग करता है। भाषा विज्ञान भाषा को भाषा ही जानकर उसका कैसा अध्ययन करता है? सामाजिक, पौराणिक, वैज्ञानिक, आर्थिक। भाषा विज्ञान भाषा के अध्ययन की वह शाखा है जिसमें भाषा की उत्पत्ति तथा उसके विकास का वैज्ञानिक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन होता है। भाषा विज्ञान भाषा को भाषा की ही जानकारी उसका वैज्ञानिक अध्ययन कराता है। राजभाषा अधिनियम 1976। तो राजभाषा जो अधिनियम 1976 उसके अनुसार हिंदी प्रयोग के दृष्टि से देश के राज्यों को कितनी श्रेणियों में बांटा जा सकता है? वो है 3। राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार हिंदी प्रयोग के दृष्टि से देश के राज्यों को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, जिन्हें क वर्ग, ख वर्ग, ग वर्ग क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने वाले आय हिंदी भाषी प्रस्तावक का नाम क्या था? गोपाल स्वामी आयंगर। हिंदी को राष्ट्रभाषा बना दिया जाए, इसके बारे में जो आ हिंदी, क्योंकि विरोध हो रहा था और जगहों से, तो ऐसे में जो आ हिंदी भाषी प्रस्तावक का नाम है गोपाल स्वामी आयंगर। गोपाल स्वामी आयंगर वो व्यक्ति हैं जो भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे। हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने के आ हिंदी भाषी प्रस्तावक के रूप में आयंगर का भी मुख्य योगदान था। भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता 14 सितंबर 1949 को दिया गया। 1937 में वर्धा में अखिल भारतीय शैक्षिक सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया? महात्मा गांधी जी के। 22 से 23 अक्टूबर 1937 में वर्धा में अखिल भारतीय शैक्षिक सम्मेलन महात्मा गांधी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। इसे वर्धा योजना के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी के विषय में भारतीय संविधान में क्या लिखा है? हिंदी के विषय में भारतीय संविधान में इनमें से क्या लिखा है? हिंदी राजभाषा है। भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। तो भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को इसे मान्यता दी गई। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का संविधान में प्रावधान किया गया। प्राचीन भारतीय सिक्कों पर कौन सी लिपि अंकित है? तो जो प्राचीन भारतीय सिक्के, इनमें प्राचीन भारतीय सिक्कों पर कौन सी लिपि अंकित है? तो वो है ब्राह्मी। प्राचीन भारतीय सिक्कों पर ब्राह्मी लिपि अंकित है। ब्राह्मी लिपि तमिलनाडु और श्रीलंका में 6वीं सदी ईस्वी पूर्व में विद्यमान था। अशोक के अभिलेखों में ब्राह्मी लिपि का व्यापक प्रयोग हुआ है। अक्षर पर सिरुरेखा लगाने का अनुमोदन किस समिति द्वारा किया गया? अक्षर पर सिरुरेखा लगाना चाहिए, यह अनुमोदन किस समिति ने किया? आचार्य नरेंद्र देव समिति, हिंदी साहित्य सम्मेलन, या देवनागरी सुधार समिति, या राष्ट्रभाषा प्रचार समिति? तो यहाँ पे देखिए सन 1947 में उत्तर प्रदेश सरकार ने देवनागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है देवनागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया। इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे। इसी समिति ने अक्षर पर सिरुरेखा लगाने की सलाह दी। हिंदी भाषा की लिपि भारतीय संविधान में किसे स्वीकार किया गया? हिंदी भाषा की लिपि भारतीय संविधान में किसे स्वीकार किया गया? तो ये है देवनागरी लिपि। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 उसमें ये कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी तथा भारतीय अंकों का रूप अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। निम्नलिखित में से देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है, तो इनमें से कौन सा नहीं है? देखिए इसमें मात्राओं के प्रयोग में एकरूपता, ये सही नहीं है। स्वरों और व्यंजनों का वैज्ञानिक क्रम देवनागरी लिपि में है। प्रत्येक ध्वनि के लिए एक अलग चिन्ह, सुंदर और सुगठित लिखावट। मात्राओं के प्रयोग में जो मात्रा है, मात्राओं के प्रयोग में एकरूपता देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है। देवनागरी लिपि में केवल आ को छोड़कर सभी स्वरों की ह्रस्व, ह्रस्व, दीर्घ मात्राएं उपलब्ध है। व्यंजनों के साथ जोड़कर इन मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। देवनागरी लिपि की विशेषताएं हैं क्या? तो देखिए यहाँ पे देवनागरी लिपि जो है उसकी विशेषताएं हैं। स्वर और व्यंजनों का वैज्ञानिक क्रम,
प्रत्येक ध्वनि के लिए एक अलग चिन्ह, सुंदर और सुगठित लिखावट, शिरोरेखा के कारण वर्ण व शब्दों के बीच अंतर स्पष्टीकरण। देवनागरी लिपि वर्णनात्मक है। उत्तर पूर्वी राजस्थानी की प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? तो मेवाती। उत्तर पूर्वी राजस्थानी की प्रमुख बोली क्या है? मेवाती है। और यहाँ पे देखिए 4 बोलियां राजस्थानी हिंदी उपभाषा के तहत है। मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, जयपुरी, ढूंढाड़ी या हड़ौती। मेवाती की एक मिश्रित उपबोली अहिरवाटी है जो गुड़गांव, दिल्ली, करनाल यहाँ से बोली जाती है। ढूंढाड़ी बोली को इस नाम से नहीं जाना जाता है। ढूंढाड़ी बोली को किस नाम से नहीं जाना जाता है? जयपुरी, अहिरवाटी बोली, झाड़साही बोली, काई कुई की बोली। तो ढूंढाड़ी जो बोली है उसको किस नाम से नहीं जाना जाता है? ढूंढाड़ी बोली जो है, ढूंढाड़ी बोली को अहिरवाटी बोली के नाम से नहीं जाना जाता है, बल्कि अहिरवाटी बोली जो है वो मेवाती की एक मिश्रित उपबोली है। विकल्पों के अन्य कथन सही है। जयपुर का पुराना नाम ढूंढाड़ है, इस कारण से जयपुरी को ढूंढाड़ी भी कहते हैं। और इनके अलावा यहाँ पे देखिए तोरावाडी, कांगड़ी, कांगड़ा, चौरासी, अजमेरी, हड़ौती जयपुरी की उपबोलियाँ हैं। ढूंढाड़ी बोली को जयपुरी बोली, झाड़साही बोली को काई कुई की बोली के नाम से जाना जाता है। जयपुरी बोली जो है इसको किशनगढ़, अलवर के अधिकांश भाग, अजमेर और मेवाड़ के उत्तर पूर्वी भाग, टोंक, दौसा जिले में बोली जाती है। राजस्थानी वर्ग की मालवी बोली का क्षेत्र नहीं है इनमें से, तो रायपुर, रतलाम, उज्जैन, देवास ये सब है। राजस्थानी वर्ग की मालवी बोली का क्षेत्र रायपुर नहीं है। रतलाम, देवास, उज्जैन मालवी बोली का क्षेत्र है, तो रतलाम, देवास, उज्जैन ये सब है। लंबे समय तक उज्जैन के आसपास का क्षेत्र मालव या मालवा नाम से प्रसिद्ध रहा, इस कारण यहाँ की बोली को मालवी कहते हैं। शोंडवाड़ी, रांगड़ी, पाटवी, रतलामी आदि मालवी की मुख्य बोलियाँ हैं। इसमें शब्द के शुरू के अक्षर में स्वर का दीर्घीकरण किया जाता है, जैसे लकड़ी, लाकड़ी, कपड़ा का कापड़ा। मालवी बोली का क्षेत्र राजस्थान के झड़वाड़, कोटा, प्रतापगढ़ तथा मध्य प्रदेश के उज्जैन संभाग के विभिन्न भाग, मालवा, नीमच, मंदसौर, रतलाम और उज्जैन शामिल है। वांगड़ी बोली को निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रभावित करने वाली भाषा या बोली कौन सी है? तो ये वांगड़ी बोली को सबसे ज़्यादा गुजराती, वांगड़ी बोली को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली भाषा बोली गुजराती है। गुजराती जो है ये गुजरात प्रदेश की भाषा, गुजरात का संबंध गुर्जर जाति से है। गुर्जर प्लस गुजरात। गुजराती भाषा की अपनी लिपि जो गुजराती नाम से प्रसिद्ध है। वस्तुतः गुजराती कैथी से मिलती जुलती लिपि में लिखी जाती है, इसमें शिरोरेखा नहीं लगता। ब्रज भाषा सौरसेनी अपभ्रंश के पश्चिमी हिंदी के तहत विकसित बोली है। बघेली अर्धमागधी अपभ्रंश के पूर्वी हिंदी के तहत विकसित बोली है। पंजाबी की अपनी लिपि लंडा थी, जिसमें सुधार कर गुरु अंगद ने गुरमुखी लिपि बनाई। पंजाबी की मुख्य बोलियां माझी, डोगरी, दुआबी, राठी है। हिंदी का जो मानक रूप किस बोली के सर्वाधिक निकट है? खड़ी बोली, कन्नौजी, बांगरू, अवधी। तो हिंदी का जो मानक रूप है वो किस बोली के सर्वाधिक निकट है? हिंदी का मानक रूप खड़ी बोली के सर्वाधिक निकट है। हिंदी का जो मानक रूप है वो खड़ी बोली के सर्वाधिक निकट है। खड़ी बोली का विकास सौरसेनी अपभ्रंश की पश्चिमी हिंदी के तहत हुआ। खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी है। कौरवी शब्द का प्रयोग राहुल सांकृत्यायन ने किया था। विम्स, सुनीति कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा आदि भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार खड़ी बोली का आधार कौरवी है। वर्तमान हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी और दक्षिणी कुछ सीमा तक खड़ी बोली पर ही आधारित है। खड़ी बोली कौरवी का क्षेत्र बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ्फर, सहारनपुर, दिल्ली, गाजियाबाद है। हरियाणवी या बांगरू भी सौरसेनी अपभ्रंश के पश्चिमी हिंदी के तहत विकसित है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी अर्धमागधी अपभ्रंश की पूर्वी हिंदी के तहत विकसित बोली है। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग भारत सरकार द्वारा देवनागरी वर्णमाला सारणी के मानकीकृत स्वरूप स्वीकृत रूप में सम्मिलित नहीं किया जाने वाला लिपि कौन सा? तो रे। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग भारत सरकार द्वारा देवनागरी वर्णमाला सारणी के मानकीकृत स्वीकृत स्वरूप में सम्मिलित नहीं किया जाने वाला लिपि चिन्ह री है। ख, री, द और देवनागरी वर्णमाला सारणी के मानकीकृत स्वीकृत रूप में सम्मिलित किए जाने वाले चिन्ह हैं। वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 344 के कर्ण के तहत भारत सरकार के एक संकल्प के द्वारा उद्देश्यों के तहत 21 दिसंबर 1960 में किया गया था। हिंदी और सभी भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक और तकनीक शब्दों का विकास करना और परिभाषित करना, शब्दावलियों को प्रकाशित करना, पारिभाषिक शब्दकोश एवं विश्वकोश तैयार करना आदि इस आयोग के प्रमुख उद्देश्य थे। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा मानक हिंदी वर्तनी मानकीकरण के अनुसार हाइफन का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो कहाँ पे? समानता तत्पुरुष समासों में। वैज्ञानिक तथा तकनीक शब्दावली आयोग द्वारा मानक हिंदी वर्तनी मानकीकरण के अनुसार हाइफन का प्रयोग समानता तत्पुरुष समासों में नहीं किया जाना चाहिए। तत्पुरुष समास में हाइफन का प्रयोग केवल वहीं किया जाए जहां उसके बिना भ्रम होने की संभावना हो, अन्यथा नहीं। जैसे भूत तत्व समानता तत्पुरुष समासों में हाइफन लगाने की आवश्यकता नहीं है, जैसे रामराज, राजकुमार, गंगाजल, ग्रामवासी, आत्महत्या आदि। वैज्ञानिक तथा तकनीक शब्दावली आयोग द्वारा वर्तनी लेखन संबंधी नियमों के अनुसार अशुद्ध प्रयोग है। तो
तक अव्यय सदैव पूर्ववर्ती शब्द के लिए लिखा जाए। वैज्ञानिक तथा तकनीक शब्दावली आयोग द्वारा वर्तनी लेखन संबंधी नियमों के अनुसार अशुद्ध प्रयोग है तक। खड़ी पाई वाले व्यंजनों को संयुक्त रूप में खड़ी पाई हटाकर बनाया जाना चाहिए। राजस्थानी भाषा के संबंध में असंगत क्या है? खा ध्वनि के लिए प्राचीन राजस्थानी साहित्य में प्रायः सा लिपि चिन्ह का प्रयोग। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी राजस्थानी का संबंध सौरसेनी के एक रूप नागर अपभ्रंश से मानते हैं। तो यहाँ पे देखिए राजस्थानी भाषा के संबंध में असंगत क्या है? राजस्थानी भाषा भाषी क्षेत्र वर्तमान राजस्थान की भौगोलिक सीमा तक ही सीमित है। राजस्थानी भाषा के संबंध में राजस्थानी भाषा भाषी जो है असंगत कथन है। शेष विकल्पों के अन्य कथन सही है, यानी राजस्थानी भाषा सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित भाषा मानी जाती है। राजस्थान, मालवा जनपद, सिंध तथा पाकिस्तान से पंजाब तक फैली है। यह भाषा भारत में लगभग 9 करोड़ लोगों द्वारा बोली, पढ़ी या लिखी जाती है। राजस्थानी हिंदी उपभाषा ट और बाहुला उपभाषा है। इसमें पुल्लिंग एक वचन शब्द प्राय होकरांत जैसे हुक्को, तारा आदि आते हैं। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन के अंत में आ का प्रयोग होता है, जैसे तारा, रात। 1991 ईस्वी व 2011 के भारत की जनगणना के अनुसार निम्न बोलियां आधुनिक राजस्थानी भाषा के प्राथमिक वर्गीकरण के तहत आती हैं। मारवाड़ी, हड़ौती, मेवाड़ी, रुंडाड़ी बोली, शेखावटी बोली, मेवाती बोली। डॉक्टर ग्रियर्सन ने राजस्थान की 5 बोलियां मानी हैं। पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी, उत्तर पूर्वी मेवाती अहिरवाटी, मध्य पूर्वी पूर्वी राजस्थानी ढूंढाड़ी हड़ौती, दक्षिण पूर्वी में मालवी, दक्षिण राजस्थानी निमाड़ी। हिंदी 17 बोलियों का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप से संबंधित नहीं है? तो हिंदी में जो 17 बोलियां हैं उनका उद्भव अपभ्रंश के किस रूप से संबंधित नहीं है? तो ये पैसाची से। हिंदी 17 बोलियों का उद्भव पैसाची अपभ्रंश से संबंधित नहीं। हिंदी भाषी क्षेत्र के अधिकतर भाषाओं का विकास सौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी, मागधी से हुआ है। पैसाची अपभ्रंश से पंजाबी, लहंदा आदि भाषाएं विकसित हुई हैं। सौरसेनी अपभ्रंश पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, पैसाची में पंजाबी, लहंदा, ब्राचड़, सिंधी, खस, पहाड़ी, महाराष्ट्री, मराठी, अर्धमागधी, पूर्वी हिंदी। मागधी अपभ्रंश में आते हैं कौन से? बिहारी, उड़िया, बांग्ला, असमिया। पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोलवी, कौरवी, हरियाणवी, बांगरू, ब्रजभाषा, बुंदेली, कनौजी। राजस्थानी हिंदी में मारवाड़ी, जयपुरिया, ढूंढाड़ी, मेवाती, मालवी। पहाड़ी हिंदी में कुमाऊनी, गढ़वाली। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी में भोजपुरी, मगही, मैथिली। ब्रजभाषा का स्थानीय रूप इनमें से कौन सा नहीं है? तो सिपाड़ी। ब्रजभाषा का जो है स्थानीय रूप इनमें नहीं है। सिपाड़ी, जादूबाटी, डांगी, सिकरवाड़ी ये सभी हैं। तो ये आरपीएससी के क्वेश्चन है। जो ब्रजभाषा का स्थानीय रूप सिपाड़ी नहीं है। ब्रजभाषा सौरसेनी अपभ्रंश की पश्चिमी हिंदी के तहत विकसित बोली है। ब्रज का अर्थ है पशुओं में गायों का समूह या चारागाह। पशुपालन की अधिकता के कारण यह क्षेत्र ब्रज कहलाया और इसकी बोली भी ब्रजभाषा कहलाई। इस बोली का आरंभिक रूप आदिकालीन साहित्य में पिंगल तथा बंदकाल में भाका नाम से मिलता है। भुक्खा, अंतर्वेदी, डांगी, जादूबाटी, सिकरवाड़ी आदि ब्रजभाषा की मुख्य बोलियां हैं। बंगाली कवि ईश्वर चंद्र गुप्त ने ब्रजबोली का सर्वप्रथम प्रयोग किया। ब्रजभाषा का बोली क्षेत्र मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बरेली, बदायूं, एटा, मैनपुरी, गुड़गांव, भरतपुर, करौली है। भोजपुरी बोली के संबंध में गलत कथन कौन सा है? दक्षिणी भोजपुरी भोजपुरी का परिनिष्ठित रूप है। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति अर्धमागधी अपभ्रंश से मानी जाती है। भोजपुरी बोली के लिए नागरी व कैथी लिपि का प्रयोग होता है। भोजपुरी बोली का क्षेत्र गोरखपुर, बनारस, बलिया आदि है। भोजपुरी बोली के संबंध में गलत क्या है? भोजपुरी बोली की उत्पत्ति अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। शेष विकल्पों के अन्य कथन सही। भोजपुरी बोली का विकास मागधी अपभ्रंश के बिहारी हिंदी के तहत हुआ। भोजपुरी बोली के लिए देवनागरी, वर्तमान व कैथी ऐतिहासिक लिपि का प्रयोग होता है। बिहारी हिंदी उपभाषा की सबसे अधिक बोली जाने वाली बोली भोजपुरी है। लोक प्रचलन की दृष्टि से हिंदी की सबसे बड़ी बोली है। भारत के बाहर मॉरिशस, फिजी आदि देशों में भी बहुत प्रचलित है। भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। भोजपुरी का बोली क्षेत्र भोजपुर, शाहाबाद, छपरा, चंपारण, गोरखपुर, देवरिया, गाजीपुर, बलिया, बनारस आदि है। मराठी भाषा की लिपि इनमें से कौन सी है? तो मराठी भाषा की है देवनागरी। मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है। लिपि भाषा का एक लिखित रूप है। इसके द्वारा मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट किया जाता है। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। अब देखिए इसमें आपको मलयालम जो है, मलयालम, मराठी, देवनागरी, नेपाली, देवनागरी, उड़िया, पंजाबी, गुरमुखी, उर्दू, अरबी, फारसी, बंगाली और बांग्ला, हिंदी, देवनागरी। राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो वीजी खेर की अध्यक्षता में। भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने भारत के संविधान का अनुच्छेद 344 क्लॉज 1 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 7 जून 1955 को बीजी खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया था। तो हम यहाँ भी कुल जो है 50 क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड कर लिए हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आप इसी तरीके से वीडियो को क्रमशः देखते रहिए। धन्यवाद।